जय हिंद साथियों, मैं आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत करता हूं। साथी राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, यानी भारतीय संविधान को हम पढ़ेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और ये बात मान लीजिए कि चाहे जो भी पेपर दीजिए, कौन भी पेपर दीजिए, अगर उसमें जीएस है, अगर जीएस उसमें पूछा जाता है तो पॉलिटी से जरूर जरूर पूछा जाएगा, लेकिन भारतीय संविधान से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये बात मान के चलिए कि भाग 4 और भाग 5 तक, तो 1 से 5 तक जरूर अगर आपको रटा है तो मान लीजिए कि आपका आधा क्वेश्चन याद हो, आधा मतलब कि संविधान से संविधान भी आपको आने लगा और क्वेश्चन भी बनने लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है भारतीय संविधान से, एक से भाग 5 तक। और आपको हम यहीं से पढ़ेंगे। और एक बात मान के चलिए कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको ये बात मान लीजिए कि सफल भी नहीं हो, क्योंकि ये कभी सफलता ये नहीं देखती कि सफलता ये नहीं कोई लगा देगा कि हाथे में ठीक तरह आपको दे देगा कि लो बेटा खा लो, ले लो तुम्हारा हो गया। तो कामयाब तो हम एक ही बात कहेंगे, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल को अगर कामयाब बनना है, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। और कौवे के टोकरे से चील रुका नहीं करती। और हम आज अब हम शुरू करना चाहते हैं संविधान। एक भीमराव अम्बेडकर जी के एक सबसे बड़ी यही बात कहा गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आज संविधान हम पढ़ेंगे। संविधान में ये बात जानते हैं कि संविधान एक ऐसा चीज है कि जिससे हमारी आज एक समानता मिल गई है, समानता, एक इक्वल हो गए हैं हम सारे लोग। नहीं, इसके पहले तो हमारा यहाँ जब राजतंत्र चलता था, धर्म तंत्र चलता था, तो क्या होता था कि इससे जो धर्म में लिखा है वही होता था। जो राजतंत्र में राज में होते थे तानाशाही, यानी एक राजा बन गया, जो राजा बन गया वही राजा बनता चला जाएगा। अब क्या होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब कौन राजा बनेगा, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। आज सबसे बड़े संविधान की यही सबसे बड़ी खूबी है कि जो जितना बढ़िया पढ़ेगा, जो जैसे पढ़ेगा, उसको उसी तरह उसको उसी पद की गरिमा मिलेगी। आज बताइए कि कोई ऐसा है कि बस राजा का बेटा तो वही राजा बनेगा। आज देखिए कोई चुनाव लड़ रहा है, इसमें चुनाव का माहौल है, देखो आज एक दलित भी राजा बन सकता है, एक उच्च कोटि का भी व्यक्ति राजा बन सकता है। राजा वही बनेगा जो योग्य होगा। और ये कहाँ से हमको मिली ये बात, ये हमारे भारतीय संविधान से। हमारा भारतीय संविधान एक ऐसा है कि न ज्यादा कठोर है न ज्यादा लचीला है। ये सब आप जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो ना कि कठोर है ना लचीला है। और कहा भी ये भी जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने लोगों ने इसमें पूरा भारत देश ही आधा लग गया था कि हमको भारतीय संविधान चाहिए, क्योंकि हमारा देश गुलामी से जूझते हुए भारत को, हमारे को एक समय था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाती थी। आज क्या हुआ, सोने की चिड़िया को पता ही नहीं लगा कि चिड़िया का पता लगा ना सोने का पता लगा। क्यों नहीं पता लग रहा है, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या था कि हम बड़े लोग हैं, हमारा नीचे लोग से कोई नहीं मतलब। लेकिन आज अगर नीचे और बड़े लोग एक साथ मिलकर चलते तो क्या होता, काफी देश विकास करता। और यही वजह हुआ कि हमारा देश गुलाम भी बन गया। अगर गुलामी का एक ही रीजन है, अगर हम सब लोग एक साथ चलते तो हमारा देश गुलाम नहीं होता। और ये बात ये भी हम मानते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो समानता है, समानता होने की वजह से भारतीय संविधान सबसे बढ़िया है। देखिए ब्रिटेन का संविधान है, उसमें उसमें राजा एक ही है, यानी कि वहां की महारानी विक्टोरिया उनके वंशज ही बनेंगे। और भारत के संविधान में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अगर जो चुनाव जीता वही राजा बना है, 5 साल बाद अगर नहीं अच्छा लगा तो दूसरा बना लीजिए। तो भारतीय संविधान में सबसे बड़ी है। तो पहले नंबर में भारतीय संविधान संविधान किसे कहते हैं। संविधान वो किताब है जो एक देश को चलाने के लिए उसमें नियम कानून रहता है, उसे संविधान कहते हैं। तो संविधान की एक परिभाषा लिख लीजिए कि परिभाषा का इसको ऐसे समझ लीजिए, संविधान उसे कहते हैं जो देश को चलाने के नियम कानून हो, जो देश को चलाने के लिए नियम कानून हो वही संविधान कहते हैं। संविधान में कितने भाग होते हैं संविधान में, जैसे एक किताब है, भाग किसे कहते हैं पहले भाग समझो। जैसे एक एक आप तुम सब बुक देखे होगे, बुक में क्या रहती है, तो एक चैप्टर है, चैप्टर रहेगा, चैप्टर में लिखा रहेगा कि ये चैप्टर। तो इसी तरह यहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे रहता है ना। तो ऐसे भाग है, भारतीय संविधान में 22 भाग है। कैसे मतलब समझे ना, कि जैसे चैप्टर नहीं होता उसी तरह के एक एक चैप्टर, 2 चैप्टर, इसी तरह में हमारे संविधान में 22 भाग है। और जैसे हमारे किताब में जैसे रहते कि इस ऐसे ऐसे टॉपिक रहते हैं, उसमें उसी प्रकार एक अनुच्छेद दिया गया, यानी आर्टिकल दिया गया। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, हमारे संविधान में भाग कितने हैं जब मूल संविधान में
हमारे संविधान में भाग 25 है और अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियां 8 है। अनुसूचियां 8 थी, ये मूल संविधान में थी। अब मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां। अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 है। वर्तमान में हमारे यहाँ वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? वर्तमान में 22 है। तो भाग 22 अनुच्छेद 395 अनुसूचियां यानी मूल संविधान में 22 और वर्तमान में 22 सॉरी, अनुसूचियां मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 22 है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से एक तो ये बात मान के चलिए कि हमारा जो संविधान है ये सबसे ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसको बनाने के लिए एक दूसरे देश से पढ़ा गया है, उसके बाद बनाया गया है। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के संविधान से और ब्रिटेन के संविधान से लेकर लिया गया है। ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, फिर भी वहां के संविधान से लिया गया है। अब कहोगे सर वहां का लिखित संविधान नहीं, वहां का ऐसे होता है कि दस्तावेज होता है। वही दस्तावेज जब हमारा देश गुलाम होता था तो वहां का दस्तावेज जितना आया उसी का आधा परसेंट 50% संविधान में अपने ले लिया गया। जैसे नागरिकता संबंधित मौलिक अधिकार ये सारी चीज देखिएगा तो आपको मिलेगा ब्रिटेन से मिलेगा। और नागरिकता शायद है नहीं, सॉरी, नागरिकता ब्रिटेन से है और मूल अधिकार हमारा अमेरिका से संविधान से लिया गया है। तो इसीलिए हम थोड़ा अमेरिका के बारे में और ब्रिटेन के बारे में दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रिटेन का शासन था इसलिए ब्रिटेन का पढ़ेंगे और संविधान ज्यादा हमारा अमेरिका से ही लिया गया, इसीलिए हम कुछ अमेरिका के संविधान से मिलते जुलते हुए बात करेंगे। इसीलिए देखोगे कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ाता है तो ब्रिटेन और अमेरिका की ज्यादा बात करता है, क्योंकि इससे हमारा दोनों संविधान मैच खाता है। तो सबसे बड़ा संविधान कहाँ का? सबसे बड़ा संविधान भारत का है। यहाँ से समझिए, सबसे बड़ा संविधान भारत का है। हमारा संविधान किसने लिखा था? हमारा देखो, यहाँ से एक बात कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि संविधान के जनक को किसको कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और संविधान को हाथ से किसने लिखा था श्री नारायण बिहारी नारायण ने लिखा था। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना। और हमारे जो संविधान है ना कठोर है ना लचीला है, मतलब एक मिक्सअप है। हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता चलती है, यानी दोहरी नागरिकता नहीं चलती। हमारे यहाँ ये भी है कि प्रधानमंत्री के पास पूरा पावर नहीं है, ना राजा ना पूरे राष्ट्रपति के पावर है। आज तक यही नहीं पता चला कि हमारे पास पावर किसके पास है। पूरे संविधान आप पढ़ डालेंगे कि कहीं पर देखोगे कि जनता आगे हो जा रही है, कहीं पर देखेंगे आप मुख्यमंत्री जी आगे हो जा रहे हैं, कहीं पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री, कहीं पर राष्ट्रपति। पूरे संविधान में केवल एक ही चीज देखेंगे कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आगे हो कौन रहा है, ये किसके पास शक्तियां हैं। शक्तियां तो आप पता ही नहीं कर पा। कभी कभी देखेंगे जज सीएम को पकड़कर मुख्यमंत्री जी को डांट देंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री जी जज साहब को डांट देंगे। सुप्रीम कोर्ट को कभी कभी होगा कि हो जाएगा, कभी कभी प्रधानमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट से कर देंगे। मतलब ये चीज देखते होगे ना कि संसद और विधायिका के बीच आपस में बातचीत हरदम लगी रहती है। क्यों? ये पता ही आज तक नहीं हो पाया कि किसके पास मिल सकती है। तो हम यहाँ से एक बात कहेंगे, भारतीय संविधान के जनक भारतीय संविधान के जनक भारतीय संविधान के जनक बाबा जनक बी आर अम्बेडकर जी हैं। बी आर अम्बेडकर, ऐसे समझ लेना, बी आर अम्बेडकर जी हैं। कहिए कि बी आर अम्बेडकर जी ने इसका ड्राफ्ट कमेटी के क्या थे? सदस्य थे। और इन्होंने काफी संविधान में बहुत बड़ा रोल किया था। एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिसने भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। और अब यहाँ से हम शुरू करेंगे संविधान। और ये सर्वप्रथम संविधान शब्द यानी संविधान का वर्णन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अगर संविधान शब्द अगर बोल दिया जाए तो संविधान शब्द अरस्तु ने किया था। अरस्तु एक देखा जाए तो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। अरस्तु एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? एक संविधान शब्द का दिया अपने
शिष्य के हिसाब माध्यम से इसको संविधान की मतलब कि धीरे धीरे ये नींव डाला। तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? B.R. अम्बेडकर है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान वो हमारे भारत का है, भारत का है, लिखित संविधान भारत का है। और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, छोटा लिखित संविधान लिखित संविधान वहां अमेरिका का है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, विश्व का सबसे छोटा संविधान लिखित संविधान अमेरिका का है। हमारे संविधान में कितने भाग है? हमारे संविधान में 22 भाग है। अनुच्छेद 395 अनुसूचिया 8 है मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 22 है। लेकिन ये यहाँ पर बताया जाता है कभी कभी अनुच्छेद 395, देखिए हमारे संविधान में 395 अनुसूचिया नहीं, अनुच्छेद नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारे संविधान में कहा गया है कि एक केस आया था, उसमें कहा गया है कि हमारे संविधान कभी मूल ढांचा को परिवर्तन नहीं करेगा। मूल ढांचा को इसीलिए इसमें 395, उसमें 395 में देखेंगे तो 1A 1B 1C ऐसे कर कर जोड़ा गया, यानी जो ABC कर कर जोड़ा गया वहां से हमारा संविधान को उसको काउंट कर लेते हैं लोग, इसीलिए 450 प्लस बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? उसी को गिन लेते हैं। लेकिन हमारे अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आ गया कि हमारे मूल संविधान में, सॉरी, अगर हमारे पूछ लिया गया कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395, अनुसूचियां 8 है, लेकिन ये वर्तमान में 22 है। अगर मूल में पूछे, मूल संविधान में अनुसूचियां 8 है, वर्तमान में 22 है, इतना ध्यान रखना। और यहाँ से अब हमारा क्लास आगे शुरू होगा, और ये हम धीरे धीरे हम अपना प्रस्तावना पढ़ाएंगे, और आज हम भाग 1 से शुरू करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब। और साथ ही हम भारतीय संविधान पढ़े, ना कि विदेश का संविधान। हम भारतीय संविधान पर ही बात करेंगे ना। और ये दिमाग में मत रखना कि हम भारतीय संविधान नहीं पढ़े, विदेश का क्या हमारे यहाँ की तरह नियम कहीं और गए? यही अमेरिका में हो गया, ब्रिटेन में हो गया, या हो सकता है यही अफ्रीका में हो गया? नहीं, ये हमारे भारत में ही इतनी दूर तक ही लागू है, इसके आगे नहीं लागू है। तो पहला अनुच्छेद हमारा 1 से 4 तक है। देखो पहला भाग हमारा पहला भाग है भाग 1। भाग 1 इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें अनुच्छेद है, या इसको ऐसे आप लिख दे रहे हैं, इसमें अनुच्छेद है 1 से 4। 1 से 4 इसमें लिखा गया भारत संघ, इसमें है संघ और राज्य। इसमें इसका यही रीडिंग है, संघ और राज्य। संघ और राज्य, संघ और राज्य, इसी को बोलते हैं यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है ना? तो इसको संघ और राज्य याद रखना है। इसको लिख दे, स्पेलिंग नहीं यहाँ गड़बड़ा जाएगा। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है ना?
तो याद रख, हमारा संघ क्या है, हमारा भारत भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य 1 से 4 तक अनुच्छेद में। अनुच्छेद 1 से 4 में पहले अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, पहले अनुच्छेद में हमारा लिखा गया है, पहले अनुच्छेद में, इसको समझ लीजिए तो आप इसको लिख लीजिए। अनुच्छेद 1, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत राज्यों का संघ है, इसमें केवल एक ही बात लिखा गया है, भारत राज्यों का संघ है। अभी भारत राज्यों का संघ, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा भारत जो यूनियन है, ना कि भारत संघ। हिंदी में एक होता, अंग्रेजी देखो हिंदी में संघ ही बोला जाता है, लेकिन अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे, एक होता है फेडरेशन, एक होता है कन्फेडरल, एक होता है फेडरेशन, एक होता है कन्फेडरल। कन्फेडरल में क्या होता है कि दे एक देखो देखो 3 चीज होता है, एक यूनियन होता है, कन्फेडरल, एक कन्फेडरल होता है, एक फेडरेशन होता है, फेडरल होता है, कन्फेडरेशन एक फेडरेशन होता है, सॉरी, ये देखो एक यूनियन होता है, एक कन्फेडरल होता है, एक फेडरेशन होता है, एक फेडरेशन होता है। तो हमारा भारत क्या है, यूनियन है। देखो यूनियन, कन्फेडरल और फेडरेशन में अंतर क्या है, जो फेडरेशन होता है, ये जैसे हमारे भारत में क्या है, 28 राज्य, वर्तमान समय कितने राज्य, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें क्या कहा, जैसे मान लीजिए कि आपको बात समझाने के लिए कह रहे हैं ना, कि हमारा भारत ऐसे है, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो क्लियर है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे देश में संविधान नहीं बना है, तो यहाँ क्या किया गया है, फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन और कन्फेडरेशन, कन्फेडरल में, कि ये अपने सारे, जैसे हमारे यूपी है, एमपी है, नीचे के दक्षिण भारत के ले लें, पूर्वी भारत, यानी सारा क्या करें कि अपनी कुछ कुछ शक्तियां उठाकर केंद्र केंद्र को दे दें, और कहें कि हमको आप एक जगह से हमें, हम अपनी शक्तियां आपको दे रहे हैं, आप हमको यहाँ से कंट्रोल कीजिए। लेकिन ये जो दोनों होते हैं, कन्फेडरल और फेडरेशन, ये क्या होते हैं कि ये कभी भी टूट सकते हैं। अमेरिका जो जो है, हमारा फेडरेशन है, क्या है, फेडरल है, फेडरल है, ये क्या है, फेडरल है, ये क्या करता है कि इसके ये अलग हो सकता है। लेकिन भारत क्या यूनियन है, कभी चाहिए सिक्किम जाकर अलग हो जाए, नहीं अलग हो सकता। यूपी चाहे कभी नहीं अलग हो सकता। अगर यूपी चाहकर भी अगर चाहे कि हम अलग हो जाएं, तो केंद्र शासित क्या केंद्र हमारा क्या करे, लगाकर बंदूक मार दे, कहा उड़ा दे। जैसे हमारे यहाँ अभी मुख्यमंत्री है, वो चाहे कि हम कहें कि हम अलग एक स्टेट बनाएंगे, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा यूनियन है। और अगर बोले कि हम, जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल बोले कि नहीं हम बनाएंगे अपना एक खुद का एक देश बनाएंगे, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हम यूनियन है। अगर ये फेडरल होते तो यही हमारा टूट जाता। और ये एक फायदा है। तो हमारा जो भाग 1 है, इसमें यही बात लिखी है, भारत राज्यों का संघ है, इसमें यही यही बात लिखा है, भारत राज्यों का संघ है, इसमें यूनियन डाल देना है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। कॉन्फेडरल और फेडरेशन में अंतर समझ आया। फेडरेशन का मतलब ये हुआ कि, कॉन्फेडरल मतलब हुआ कि सारे राज्य मिलकर अपनी कुछ कुछ शक्तियां भारत केंद्र को दे दे, कहेंगे हमको चलाइए आप, और जब चाहेंगे ये अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन में हम अलग नहीं होंगे। तो अब दूसरा अनुच्छेद हमारा 2 कहता है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 कहता है संसद को यह अधिकार है। देखा, अनुच्छेद 2 बहुत बड़ी बात कहता है, संसद को यह अधिकार है। संसद को क्या अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि भारत में कोई राज्य अगर मिलना चाहता है, विदेशी राज्य मिलना चाहता है, या कोई भूभाग है जो भारत में मिलना चाहता है, तो राष्ट्रपति के बिना अनुमति के, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होगी, आप उसको अपने में मिला सकते हैं। अब समझिए हमारी बात। जैसे आज सिक्किम, सिक्किम पहले कहाँ था, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। उसने कहा कि हम आप में मिलना चाहते हैं। चाइना क्या है, तानाशाही है, वहां पर क्या है, तानाशाही है। वहां पहले तिब्बत भी भारत का क्या, तिब्बत एक अलग देश होता था, वो अलग देश होता था, लेकिन चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया। वहां पर कब्जा करने की वजह से आज चाइना का कहा है। और उसके दलाई लामा जो हैं, गुरु हैं, वहां पर अपने यहाँ ही रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ही रहते हैं। लेकिन वहां से वहां के लोगों को चलाते हैं।
तो सिक्किम क्या था उस समय, देश गुलाम पे था, देश अपना गुलाम पे था। उस समय की बात कर रहे हैं जब देश अपना गुलाम था। तो तिब्बत तिब्बत के लोग ने कहा कि पहले आए भारत के पास, वो नहीं चाइना के पास गए, कहे कि आप हमारी रक्षा कीजिए और आप हमको थोड़ा बचाइए। उस समय अंग्रेजों को वर्चस्व चल रहा था, कहे ठीक है हम आपको बचाएंगे, हम आपकी आपकी रक्षा करेंगे। और कुछ दिन बाद भारत के पास भी है कि आप हमारी रक्षा कीजिए और हमें बचाइए। दोनों के बीच मैं एक मोहर रेखा खींचू, ठीक है, आप आधा भारत को आप देखेंगे और तिब्बत को आप देखेंगे, आधा तिब्बत को हम देखेंगे। लेकिन चाइना वही चमगादड़ वाला काम है, उसने बदलते हुए और पूरा तिब्बत ले लिया। और अभी ऐसे स्थिति आ गई, चाइना सिक्किम डरने लगा कि जैसे तिब्बत को ले लिया, वहां के लोग को मारा पीटा और ऐसे ऐसे जगह छोड़ दिया कि आज तक उनके मातारी बाप की पता ही नहीं ना तिब्बत वाले को। चाइना ने इस तरफ दुर्दशा कर दिया कि उनके मम्मी पापा कहाँ है कहीं उनको पता नहीं। तो इसी डर के मारा आया सिक्किम। सिक्किम बोला कि भारत से कहा कि हमको आप मिलाइए। तो भारत ने कहा ठीक है मिल जाइए आप हमारे पास, कोई बात नहीं। जब भारत के पास मिल गया तो भारत ने क्या किया, अनुच्छेद 2 जोड़ा, सॉरी अनुच्छेद 2 का जोड़ा 1974 में, अनुच्छेद 2 का जोड़ा और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिया। किसके, याद रखना, अनुच्छेद 2 के का में जोड़ा 1974 में और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद फिर 1975 में सिक्किम को अच्छा लगा, बोला कि नहीं हम आपके साथ यूनियन बनना चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं, आपके ही साथ रहेंगे, ठीक है। तो 1975 में टुका को हटाकर इसमें जोड़ दिया गया कि भारत राज्यों का, सॉरी अनुच्छेद 2 में, इसमें अनुच्छेद 2 में इसी यही बात कही गई कि भारत राज्यों का, सॉरी जो बाहरी भूमि है अगर कोई भारत में मिलना चाहती है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। तो इसमें यही एक डेफिनेशन लिखिए, यदि कोई राज्य, यदि कोई बाहरी भूभाग भारत में मिलना चाहता है, तो बाहरी भूभाग भारत में मिलना चाहता है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से संसद मिला सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 368 का उल्लंघन नहीं होगा, अनुच्छेद 368 का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है ना, अनुच्छेद 368 का उल्लंघन नहीं होगा। ये बात समझिए, अनुच्छेद 368 का उल्लंघन, जैसे सिक्किम को क्या किया गया, मिलाया गया, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती है। तो यहाँ पर आप समझ में आएगा नहीं, भाग 2 और भाग 3 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद भाग 3, यानी सॉरी भाग 3 अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 में ये बात कहा गया है कि ये तो विदेश के लिए था कि, सॉरी बाहर, हाँ विदेश के लिए, जैसे सिक्किम आकर मिल गया, ऐसे ऑफर आया था कि उसको भूटान के लिए मिलाने के लिए, लेकिन भूटान ने कहा हम आपके साथ मिलेंगे नहीं, शक्तियां हमारी रहेगी, आप केवल हमको हमारी रक्षा कीजिए। तो आज भी देखिए कि भूटान की रक्षा कौन कर रहा है, भारत ही कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि एक समय आएगा चाइना यहाँ पर कब्जा कर लेगा, और ऐसा हुआ भी है कि 1-2 बार कि कब्जा करने का प्रयास भी किया गया है। तो वहां पर भारतीय सेना वहां पर है, और भूटान ने कहा है कि हम राजा रहेंगे, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम राजा किसी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि देश गुलाम एक बार हो चुका है कि राजा के ही चक्कर में, कि देश गुलाम होने की वजह है कि राजा ने क्या किया, आपस में मतभेद किया, आपस में फूट किया, और क्या हो गया, राजा हो गया। आज हम भूटान को ऐसा शासन दे देंगे तो ये यूपी भी बोल देगा, दक्षिण भारत बोल देगा, पूर्वी भारत बोल देगा, पश्चिमी भारत बोल देगा कि हमको चाहिए, हम भी अपना राजा बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा नहीं, हम आपको राजा नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ आपको सुख सुविधा जरूर देंगे कि आप राजा थे तो आपको जो जमीन है आपकी उतना ही रहेगी,
लेकिन वहां के राजा बोले नहीं। तो आज भी देखिए कि वहां के भूटान के लोग और भारत के लोग से काफी मेल जोल रहता है उनके बॉर्डर पे आने जाने के लिए। तो आप इसको उठाइए तो 3 भाग बताते हैं आपको। तो ये आप सब उतार लिए ना। अब अनुच्छेद 3, सॉरी भाग 3 है, अनुच्छेद 3 पढ़ाना है। तो एक बात हम जरूर कहेंगे यहाँ से अनुच्छेद 3 में हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो कि अपने औकात में रहे। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरा करते हैं। अब अनुच्छेद 3 यहाँ से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 3 में यही कहा गया है कि जो भारत के अंदर जो भूभाग है उसका नाम देखो, भारत के अंदर जो भी भूभाग है उसका नाम हम केंद्र शासित केंद्र परिवर्तन करेगा, और उसका नाम भी परिवर्तन कर सकता है और उसका जगह भी परिवर्तन कर सकता है। जगह मतलब कि उसका सीमा, जगह मतलब ये नहीं कि उसको उठाकर दूसरी जगह, मतलब उसका सीमा को बढ़ा घटा सकता है। जैसे आज यूपी से उत्तराखंड तोड़ दिया गया, बिहार से झारखंड तोड़ गया, एमपी से छत्तीसगढ़ तोड़ दिया गया। तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। तो इसमें कहा, इस अनुच्छेद 3 में यही कहा गया है। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि जब संसद चाहे संसद चाहे तो संसद चाहे तो अपने सीमा, संसद चाहे हाँ संसद संसद चाहे तो संसद चाहे तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राष्ट्रपति के अनुमति के अनुमति के राज्य की सीमा 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 नाम नाम आदि को परिवर्तित कर सकता है, आदि को परिवर्तन कर सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना राष्ट्रपति के बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। अनुमति का मतलब ये हुआ कि इसमें राष्ट्रपति की सहमति रहती है, लेकिन मतलब इसमें राष्ट्रपति को ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए। जैसे एमपी को आज तोड़ दिया, एमपी से टूट गया छत्तीसगढ़, बिहार से टूट गया झारखंड, और यूपी से टूट गया उत्तराखंड। ऐसे टूटता नहीं जाता है। और देखिए तेलंगाना भी बन गया, ऐसे टूटता चला जाता है। और अनुच्छेद 4 देख लीजिए, उसके बाद बंद कर, यहीं से क्लास खत्म। अनुच्छेद 4 में कहा गया है जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेंगे तो राष्ट्रपति जी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसमें केवल एक ही बात कही गई है कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 3 का प्रयोग करेगी, 3 का प्रयोग करेगी ये तो राष्ट्रपति के प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति की कोनो अनुमति की जरूरत नहीं है। तो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत है। तो राष्ट्रपति के की विशेष अनुमति की जरूरत है, कि विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, नहीं है।
ये ऐसे। तो मतलब इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ये बता दी गई ना, 2 और 3 का जब प्रयोग करेगी तो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथी ये बात समझ में आई? जो बात ना समझ आई उसको फिर से पूछना। जय हिंद साथियों।